जहां बांग्लादेश दौरे पर आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री रहने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का 12 घंटे का ये दौरा रहेगा बांग्लादेश का, जहां वो भारत की चिंताओं को बांग्लादेश के सामने रखेंगे। अंतरिम सरकार की मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात संभव है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन तमाम मुद्दों में से जो सबसे अहम मुद्दा रहेगा वो निश्चित तौर पर जो हिंदुओं की स्थिति है इस वक्त बांग्लादेश में वो रहेगा। अब आखिर बांग्लादेश जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जा रहे हैं तो किन तमाम बातों पर निगाहें रहेंगी पूरी दुनिया की, ये जरा आप समझिए। किस तरीके से लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं पर हमले के बीच ये जो दौरा है वो सबसे बड़ा दौरा है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। ये विक्रम मिस्री की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं और ये मोहम्मद यूनुस है जिनसे इनकी मुलाकात जो है वो संभव है। ढाका में अपने समकक्ष से मुलाकात जो है करते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद यूनुस से भी इनकी मुलाकात संभव है। विदेश सचिव आपको बता दें कि कई अहम बैठकों में आज शामिल होंगे और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये किसी भी भारतीय अधिकारी का पहला ऑफिशियल दौरा है और ऐसे में काफी निगाहें इस दौरे पर लगी हुई हैं, विशेष तौर पर उन परिस्थितियों में जब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में दूसरी तरफ बीएनपी का मार्च किस तरीके से जारी है वो समझिए। बीएनपी ने भारतीय उच्चायोग को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही साथ ढाका में बीएनपी कार्यकर्ताओं ने मार्च भी निकाला है। इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की ये लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में सहायक उच्चायोग पर हुए हमले का विरोध बीएनपी की तरफ से किया गया और एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उच्चायोग को ज्ञापन सौंपा है। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच वो भी लगातार तनावपूर्ण स्थिति में बने हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर हमले किस कदर लगातार बढ़ रहे हैं और इन हमलों से कैसे सीमा पर तनाव जो है वो बढ़ा है, इसको आप समझिए। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। परिस्थितियां इस तरफ बढ़ती हुई नजर आई हैं, जहां असम के श्रीभूमि में मंदिर निर्माण को रोकने की हिमाकत जो है वो बांग्लादेश के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई। बांग्लादेश सीमा के पास एक मंदिर जो है वो बन रहा था और इसको रुकवा दिया गया। हालांकि बाद में जो भारतीय सेना है उसने बांग्लादेश की फौज को खदेड़कर पीछे जो है वो ढकेल दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स का हवाला देकर इस निर्माण को जो है वो रुकवाया गया है। इन सब के बीच अब जो स्थितियां हैं वो लगातार बांग्लादेश में किस कदर आगे बढ़ रही हैं, इस पर हम बातचीत लगातार तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे करेंगे। आकाश जिंदल साहब जो हैं वो भी जुड़ रहे हुए हैं हमारे साथ और तमाम मेहमान जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले आकाश जिंदल जी का रुख करूंगा। आकाश जी, सवाल अब यह है कि जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं, ऐसे में सबसे बड़ा जो ऑप्शन भारत के पास बचता है अगर बांग्लादेश में जो लगातार हमले हो रहे हैं उन्हें न रोकने में बांग्लादेश की सरकार जो है वो कामयाब रही, तो वो है कि आर्थिक तरीके से हम बांग्लादेश को किस तरीके से जो है वो ये एहसास करा सकते हैं कि बिना भारत के आपका कोई भी काम जो है वो संभव नहीं है। किस तरीके से, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आर्थिक मोर्चे पर भारत की जो मजबूती है और बांग्लादेश की कमजोर नब्ज जो है वो हमारे हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे जा रहा है। ये चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट ने सबसे पहले सबसे पहले शुरुआत की थी मीडिया पे, आपके चैनल पे भी। अब वही थीम जो है आप लोग भी उठा रहे हैं। सच्चाई यही है कि बांग्लादेश उसी रास्ते पे जा रहा है जिसपे पाकिस्तान जा रहा है। जो आपने सवाल पूछा बड़ा अहम है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। जी, हिंदुस्तान को इकोनॉमिक टाइज अपनी बांग्लादेश के साथ अब कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश लगातार डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, लगातार पाकिस्तान बनने वाली हरकतें कर रहा है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के आम आदमी को समझना पड़ेगा। देखिए, जब ये अगस्त के अंदर तख्ता पलट हुआ था तब ये था बांग्लादेश के आम आदमी को, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को क्या था कि नई सरकार आएगी, इकोनॉमी का रिवाइवल करेगी। सबसे पहले इकोनॉमी का रिवाइवल था। अब उनको ये समझना पड़ेगा, उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। 4 महीने हो गए हैं, अब नई सरकार आई, 3 दिन 5 दिन, मान लीजिए 1 हफ्ता, नई सरकार को चीजों को अंडरस्टैंड करने में, अडेप्ट करने में लगता है। अब 4 महीने बाद उनकी नई सरकार ने उनको क्या दिया है। बांग्लादेश में 4 महीने बाद क्या है, अफरा तफरी है, डिस्ट्रक्शन है और इकोनॉमी का डाउन साइड जा रहा है। इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती जा रही है, इकोनॉमी का लगातार डिके होता जा रहा है और अब बांग्लादेश की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। ये पाकिस्तान बन जाएगा एक दिन। यहाँ पे ना तो कोई एफडीआई आएगी, ना कोई विदेशी कंपनी इनसे बिजनेस करना चाहेगी, ना कोई यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगी,
और ना ही ये एक्सपोर्ट उस तरीके से कर पाएंगे जैसे गारमेंट और टेक्सटाइल में बांग्लादेश एक बड़ा नाम बन गया था प्रीवियस रिजीम के अंदर। तो आज जरूरत है सबसे पहले तो बांग्लादेश के आम आदमी को, जो तख्ता पलट करने के बाद आए थे कि आपने 4 महीने में क्या किया है। 4 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है, उस समय में उनकी सरकार ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या इकोनॉमी में कोई रिवाइवल दिख रहा है, क्या लोगों के लाइफस्टाइल में कोई ग्रोथ दिख रही है। हालत तो यह है कि इकोनॉमी तो इतनी नीचे चली जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है कि आगे चल के बांग्लादेश के पास, आईएमएफ के पास घुटने टेकने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर यही बांग्लादेश हिंदुस्तान के पास आएगा मदद के लिए, क्योंकि बांग्लादेश अपनी डिस्ट्रक्शन की राह पे खुद चल रहा है। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था, मैं आपको जो देखिए होता क्या है, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। 60s में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, वहां पे कट्टरपंथी हावी हुए, टेररिज्म को वहां की जो है मिलिट्री ने, आईएसआई ने सपोर्ट किया। अल्टीमेटली उन टेररिज्म ने और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, वही आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा स्याह धब्बा बने हुए हैं। पाकिस्तान में ना कोई एफडीआई कर रहा है, ना उनके साथ ग्लोबल बिजनेस डील्स हो रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। हालात ये है, कोई क्रिकेट तक खेलने वहां नहीं जा रहा, बहुत कम टीम्स वहां जाती हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, जिस तरीके से बर्बाद हुई है, उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान के आम आदमी को। बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। आज से 4 महीने पहले सारी दुनिया में देखा था कि पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए किस तरीके से खूनी जंग सड़कों पे लड़ी जा रही। बिल्कुल आकाश साहब, और कहीं ना कहीं पानी नहीं, वो तस्वीरें बांग्लादेश के लोगों को बार बार देखनी चाहिए, क्योंकि उसी तरफ जो है वो बांग्लादेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनन द्विवेदी साहब विदेश मामलों के जानकार जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनन साहब, सवाल अब यहां पर यह है कि जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं बांग्लादेश में, इन तमाम स्थितियों के बीच आज जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जा रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं इस पूरे दौरे को लेकर। और एक बयान भी सामने आया है बांग्लादेश के विदेश सलाहकार का कि इंडिया को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के संबंध जो हैं वो उस कदर नहीं है जैसे पहले होते थे। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम साउथ एशिया के जियो पॉलिटिकल इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि भारत ने बहुत मदद की है। भारत ने बहुत डोल आउट दिए हैं बांग्लादेश को, मालदीव्स को, मॉरिशस को, नेपाल को और भूटान को, जो हमारा नियर नेबरहुड है। और मोदी जी की जो पॉलिसी रही है, तो पहले जब 2014 मई में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गद्दी नशीन हुए, तो उन्होंने सबसे पहले भूटान और नेपाल की विजिट की, उसके बाद श्रीलंका की विजिट की, और बांग्लादेश के साथ कई ऐसे समझौते किए गए जो पहले की सरकारें करने में असफल रही थी। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो विदेश सचिव जा रहे हैं, उनको ये बात अपने जहन में रखनी होगी और रखी भी हुई होगी कि अगर हम 90s की बात करें तो भारत को अभी भी एक बेनाइन हेजीमॉन की तरह देखा जाता है। ये जो टर्म है हेजीमॉन, मतलब जो मतलब आर्म ट्विस्टिंग कॉप जैसे अमेरिका विदेश में और राष्ट्रों के साथ करता है, वैसे भारत को हेजीमॉन और बेनाइन हेजीमॉन क्यों समझा जाता है। हम लोगों ने अपनी विदेश नीति के थ्रू, हमारे सामरिक और ट्रेड संधियों के थ्रू और हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के थ्रू ये बात साबित की है कि ये सारे देश दक्षिण एशिया के हमारे छोटे भाई के स्वरूप में है। पर फिर भी बांग्लादेश की तरफ से वो तलखी शुरू से रही है। और यहाँ पे शेख हसीना की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मिस्री जी जाएंगे तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भारत एक उदय होता हुआ राष्ट्र है। हम लोग एक ग्रेट पावर स्टेटस की तरफ ठकठका रहे हैं द्वार पर, तो हमें इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि विक्रम मिश्री जी को वहां पर जाकर कहनी चाहिए कि जो अल्पसंख्यकों के साथ और हिंदुओं के साथ जो दुराचार हो रहा है वो वहां पर इतने प्रखर रूप से क्यों आ रहा है। और ये बात हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है ये जायसवाल जी, वो भी कह चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस और ढाका की सरकार मीडिया का प्रोपेगेंडा मात्र नहीं माने, हिंदुओं के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस किया जा रहा है, मंदिरों पे जो अटैक किए जा रहे हैं, और ये एक तरीके की ज्वलंत समस्या है
जिसको विक्रम मिश्री और न्यू दिल्ली सरकार ढाका के साथ मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगी। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। योगेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश सर, अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं इन सब के बीच बांग्लादेश की सरकार क्या पूरे सरेंडर मोड में नजर आ रही है कट्टरपंथियों को काबू करने में? बयान जो है वो जिस तरीके से कट्टरपंथियों के सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत में किस तरीके से हिंसा जो है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है, अल्पसंख्यकों के हितों को किस तरीके से कुचला जाए, कट्टरपंथ, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट जो है उस तौर पर देखा जाए, या फिर ये एक शुरुआत है जिसकी तरफ बांग्लादेश अब बढ़ चुका है, जहां बांग्लादेश में अब मांग तो यहां तक की जा रही है कि जो इस्लामिक कानून है वो लागू कर दिए जाए? देखिए, ये इतिहास गवाह है। अगर आपने कुछ पिछले लगभग 2.5-3 दशकों के अंदर देखा होगा, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहां उनकी असमत मिटा दी गई। आप बहुत किसी डार्क उदाहरण पे मत जाइए, बहुत साधारण से छोटे से उदाहरण पे जाइए, पड़ोसी देश पाकिस्तान पे। दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त जो 20 से 22% वहां हिंदू थे, आज वो 1% भी पूरे नहीं रह गए हैं। और आप वहां की परिस्थितियां देखोगे तो वहां का जो शासन प्रशासन है वो भी संपूर्ण और पूर्ण रूप से केवल वहां के मुसलमानों की मदद करता है। और वहां पर किस तरीके से, जिस तरीके से वहां पर कानून, नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे वहां पे शरिया कानून के तहत जिस तरीके से आप देखते हैं 14 साल में ही वहां लड़की को जब उसको महामारी आती है तब से ही उसको बालिग मान लिया जाता है, और वहां उनको उठा के ले जाते हैं, उसके बाद 2-1 महीने गायब कर देते हैं, और उसके बावजूद शादी करके सीधा उसको निकाह करके पढ़वा के लिया जाता है। कितनी लंबी सीरीज, कितना जबरदस्त प्लान चल रहा है। हम यहाँ पर कितनी भी तकनीकी रूप से बातें करें, कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन धरातल पर सच्चाई है जहां जहां थोड़ा सा भी हिंदू या अल्पसंख्यक अन्य किसी धर्म का कम हुआ है, वहां वहां कट्टरपंथियों ने उनके जीवन को, उनकी कीमत, उनकी किस्मत, उनकी असमत सबको मिटा दिया है। तो पीड़ा इस बात की है कि अगर हिंदुस्तान जैसे देश में कुछ भी जरा सा कोई घटनाक्रम होता है, कोई बात होती है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, कतर, अमीरात और तमाम बहरीन, वो जो देश अपनी उपस्थिति तुरंत दर्ज करा लेते हैं। अगर कोई भी जरा सा हमारे धर्मगुरु किसी भी प्रकार की कोई चर्चा कर ले तो कितनी जबरदस्त तरीके से वो इस बात को लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब चीजों के आधार पे बाकी लोग जो देश हस्तक्षेप करते हैं वो क्यों नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए। और जब हमारे यहाँ जरा से घटनाक्रम पे इस तरीके से घेरा जाता है, तो जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है, तब वो देश या वो लोग या वो नेता कहाँ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के आधार पे विश्व पटल पर जो दखलंदाजी होती है वो दखलंदाजी भी होनी चाहिए, वरना जो स्थितियां हैं वो बड़ी नकारात्मक है। वहां के वीडियोस जो सामने आए हैं वो अलग, इसके अलावा जो नहीं देखे या बहुत आम लोगों पे नहीं गए, बहुत गलत और गंदे और घटिया वीडियो है। जिस तरीके से वहां पर तमाशा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आप गैंग रेप की परिस्थितियां वहां बन रही हैं, जिस तरीके से वहां पर आप देख रहे होंगे कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर आप देखेंगे कि लोगों को मुंह पे गुलाल काला रंग लगा के हिंदुओं को नचाया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है, जैसे हमारे बंदर का खुलेआम तलवार से काटने तक की धमकियां जो है वो कट्टरपंथी मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है। और ये बड़ा सवाल है जो कि यूनुस सरकार की नाकामी को दर्शाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर मैं